आज हम फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन में जानेंगे फार्माकोग्नोसी का सही मतलब क्या है। हिस्ट्री में जानेंगे फार्माकोग्नोसी की शुरुआत कैसे हुआ, इसकी नाम फार्माकोग्नोसी किसने कैसे रखा, और फार्माकोग्नोसी की विकास में जिन लोगों के इन्वॉल्वमेंट रहा है उनके बारे में भी इसमें जानेंगे। प्रेजेंट स्टेटस में जानेंगे आजकल फार्माकोग्नोसी हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो रहा है। स्कोप में जानेंगे हमारे जीवन में फार्माकोग्नोसी की अहमियत क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, लोग बीमारियों से बचने के लिए पेड़ों, पौधों और जड़ी बूटियों का सहारा लेते थे। पहले ऋषि मुनि और वैद्य जड़ी बूटियों की पहचान करके उनका इस्तेमाल बीमारियों के इलाज के लिए करते थे। समय आगे आने के साथ डायोस्कोराइडिस जैसे समझदार व्यक्तियों ने भी इन जड़ी बूटियों की पहचान की और इनका इस्तेमाल बीमारियों को इलाज करने के लिए किया, और इन जड़ी बूटियों के जानकारी को मटीरिया मेडिका कहा जाता था। लेकिन साल 1815 में एक जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था C.A. सेडलर, उन्होंने पहली बार फार्माकोग्नोसी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी किताब एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में यह शब्द लिखा और तब से यह शब्द दवाओं के जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होने लगा। हम इस कड़ी में आगे बढ़ें और फार्माकोग्नोसी के इतिहास की गहराई में जाएं। उससे पहले चलिए समझ लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी का सही मतलब क्या है, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसान हो जाएगा। फार्माकोग्नोसी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, फार्माकोन और गिग्नोस्को। फार्माकोन का मतलब है ड्रग, वही गिग्नोस्को का मतलब है किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना। इससे यह पता चला कि फार्माकोग्नोसी का सीधा सा मतलब है औषधियों के बारे में जानकारी हासिल करना। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। Pharmacognosy is the systematic study of crude drugs derived from natural sources such as plants, animals and minerals. फार्माकोग्नोसी एक ऐसा विषय है जिसमें प्राकृतिक औषधीय चीजों का अध्ययन किया जाता है। इस औषधीय चीजों मुख्य रूप से पौधों, जीवों और समुद्री जीवों से प्राप्त किया जाता है। इस अध्ययन में हमें क्रूड ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, फाइटोकेमिकल्स, जिसका मतलब है पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक रसायन या केमिकल कंपाउंड, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यूजेस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अडल्टरेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है। अब चलिए थोड़ा फार्माकोग्नोसी का इतिहास पर नजर डालते हैं। पुराने समय में जब लोग खाने की खोज में जंगलों और पहाड़ों में घूमते थे, तो वे अलग अलग पौधों और उनके हिस्सों जैसे जड़, फल, फूल और पत्तियां खाते थे। इसी दौरान उन्होंने जाना कि कुछ पौधे सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि शरीर पर खास असर भी डालते हैं। बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि कुछ पौधे बीमारियों को ठीक करने या उनके लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। यही ज्ञान समय के साथ बढ़ता गया और पारंपरिक दवाओं का आधार बना, जिसे आज हम फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि कौन सी वैज्ञानिकों का क्या योगदान था फार्माकोग्नोसी के विकास में। शेन नोंग। शेन नोंग is also known as father of Chinese medicine because he wrote पेन टी साओ, which is the oldest herbal manuscript. शेन नोंग को चाइनीज मेडिसिन का फादर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पेन टी साओ नाम की एक किताब लिखी जिसे दुनिया का सबसे पुराना हर्बल दस्तावेज माना जाता है। This oldest herbal manuscript contains 365 different drugs. इस प्राचीन दस्तावेज में 365 तरह की प्राकृतिक जड़ी बूटियों, दवाओं के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में फायदेमंद होती है और उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस किताब को लिखने के दौरान शेननोंग ने कुछ जड़ी बूटियों को खुद पर भी आजमाया और उनके असर को महसूस करके देखा। फिर उन्होंने औषधीय पौधों को 3 भागों में बांटा, जैसे फायदेमंद और सुरक्षित जड़ी बूटियां जिन्हें बिना नुकसान के लंबे समय तक लिया जा सकता है, बीमारियों में काम आने वाली औषधियां जो खास तकलीफों में मदद करती हैं, संभलकर इस्तेमाल करने वाली जड़ी बूटियां जिनका ज्यादा या गलत इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव हिप्पोक्रेट्स। Hippocrates is also known as the father of medicine because he introduced logic and reason into medicine by focusing on the natural causes of diseases and treated the diseases based on understanding their causes, not on rituals or religious beliefs.
हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चिकित्सा में लॉजिक और रीजन का इस्तेमाल किया। वो पहले समझते थे कि बीमारियों होने का रीजन क्या है और उन रीजन को समझकर बीमारियों का इलाज करते थे, न कि किसी पूजा पाठ या अंधविश्वास पर। इस कारण से हिप्पोक्रेट्स का योगदान आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जानेंगे चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता is the main contributor to Ayurvedic knowledge. He described 500 medicinal plants in 50 groups for particular illness. चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें चरक जी ने 500 औषधीय पौधों का जिक्र किया है, जिन्हें 50 अलग अलग समूहों में बांटा है और हर समूह को किसी खास बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह किताब को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें दवाओं और प्राकृतिक इलाज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख औषधीय पौधे और उनके उपयोग कौन सी बीमारियों के लिए होता है। अश्वगंधा ताकत बढ़ाने और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी सांस संबंधी समस्याओं को ठीक करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, पाचन सुधारने और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करने में सहायक करता है। चरक संहिता के बाद चलिए अब सुश्रुतो संहिता के बारे में जानते हैं। सुश्रुतो संहिता is also known as father of cosmetic surgery because he described more than 300 surgical procedures along with about 120 surgical instruments. He also described 760 herbs in 7 groups based on their common properties. सुश्रुतो संहिता को फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 300 से ज्यादा ऑपरेशन के तरीके बताए हैं। साथ ही इसमें लगभग 120 औजारों का भी जिक्र किया गया है जो आज भी ऑपरेशन में काम आते हैं। उन्होंने 760 औषधीय पौधों के बारे में भी बताए हैं जिनको सामान्य गुणों के हिसाब से 7 समूहों में बांटे हैं। इसके बाद डायोस्कोराइड्स के बारे में जानकारी लेते हैं। डायोस्कोराइड्स इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी बिकॉज ही डिस्क्राइब्ड मोर देन 600 प्लांट्स, मिनरल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड their medicinal uses in his book Materia Medica, which is the oldest name of pharmacognosy. डायोस्कोराइड्स को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी किताब मैटेरिया मेडिका में 600 से ज्यादा पौधों, मिनरल्स और जानवरों से मिलने वाले औषधीय पदार्थों के फायदे और उनके इस्तेमाल के तरीके बताए थे। यह किताब लंबे समय तक औषधीय ज्ञान का आधार बनी रही। Sadler first used the term pharmacognosy in place of materia medica in his thesis Analecta Pharmacognostica. बाद में सेडलर ने सबसे पहली बार मैटेरिया मेडिका की जगह फार्माकोग्नोसी शब्द का इस्तेमाल किया जब उन्होंने अपनी थीसिस लिख रहे थे। उनका थीसिस का नाम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। अब थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी बिकॉज ही रोट अबाउट प्लांट किंगडम। थियोफ्रास्टस को पौधा विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पौधों की दुनिया के बारे में लिखा और उनके बारे में खूब जानकारी दी। वैसे ही एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी बिकॉज ही रोट अबाउट एनिमल किंगडम। एरिस्टोटल को प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जानवरों के बारे में लिखा और उनकी खूब जानकारी दी। देन वी हैव गेलन। लेट्स एक्सप्लोर अबाउट हिम। Galen is known as the father of pharmacy because he developed methods for extracting chemical constituents from plants, animals, etc. and used those extracted constituents to prepare herbal medicines in suitable dosage forms. गैलन को फार्मेसी का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पौधों, जानवरों आदि से दवा के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालने के तरीके बनाए। इन निकाले गए पदार्थों से उन्होंने दवाएं तैयार की जो सही मात्रा में दी जा सकती थी। He is also regarded as the first pharmacist due to his practical approach in preparing and dispensing medicines. उन्हें पहला फार्मासिस्ट भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने दवाएं बनाने और मरीज को देने का आसान तरीका अपनाया था। और जब हम मॉडर्न एरा की बात करेंगे तो इसमें सर्चनर, डेरोस्ने, पेलेटियर और विलियम फ्लेमिंग जैसे कई वैज्ञानिकों का नाम सामने आएगा।
सर्चनर ने 1806 में अफीम से मॉर्फिन निकाली। मॉर्फिन तेज दर्द को कम करने वाली एक दवा है, इसलिए इसको तेज दर्द में दी जाती है। डेरोसने ने 1803 में अफीम से नॉर्कोटिन निकाली। नॉर्कोटिन हल्के खांसी रोकने वाले पदार्थ की तरह काम करता है। पेलेटियर ने 1817 में नक्स वोमिका के बीजों से स्ट्रिक्निन निकाली। यह एक कड़वी और जहरीली चीज है जिसे पहले थोड़ी मात्रा में शरीर को ताकत देने और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने में इस्तेमाल किया जाता था। विलियम फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम फंगस से पेनिसिलिन निकाली। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक दवा थी जिससे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का इलाज करना मुमकिन हुआ। उनकी खोज ने कई खतरनाक बीमारियों को ठीक करने में मदद की। इस प्रकार कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी फार्माकोग्नोसी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महान वैज्ञानिकों के प्रयासों के वजह से आज हम जड़ी बूटियों को सुरक्षित और असरदार दवाओं के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे इस वीडियो में देखेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का मतलब है फार्माकोग्नोसी को कौन कौन सी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है और इससे हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। फार्माकोग्नोसी हैज मेनी स्कोप्स इन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड हेल्थ रिसर्च। दवाई की पढ़ाई और सेहत से जुड़े रिसर्च में फार्माकोग्नोसी का कई तरह के इस्तेमाल होता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब दवाई में इस्तेमाल होने वाले पौधों की ठीक से पहचान करने में फार्माकोग्नोसी मदद करती है और यह पक्का करने में भी कि वे असली और फायदेमंद हैं कि नहीं। अगर पौधा असली नहीं होगा तो दवा सही से काम नहीं करेगी, इसलिए सही पहचान करना बहुत जरूरी है। इसके बाद है कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। जड़ी बूटियों को सही तरीके से उगाना, सही समय पर लाना और संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त पर नहीं लाएंगे या ठीक से नहीं रखेंगे तो उनके असर कम या खत्म हो सकते हैं। फिर इसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स टू मेंटेन देयर प्योरिटी, एफिकेसी एंड पोटेंसी। इसका मतलब है कि दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक पदार्थ हर बार एक जैसे और असरदार हो, इसके लिए उनकी जांच और परख करने में मदद करती है। प्रोडक्शन ऑफ हर्बल मेडिसिन्स एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। जड़ी बूटी की दवाएं और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में भी मदद करती है। हमारा अगला स्कोप है एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स फॉर यूज इन मॉडर्न मेडिसिन्स। पौधों से बायोएक्टिव कंपाउंड्स को निकालने और अलग करने में मदद करता है। एक्सट्रैक्शन एक प्रक्रिया है जिससे चीज़ों को निकाले जाते हैं और आइसोलेशन भी एक प्रक्रिया है जिससे चीज़ को अलग किए जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इनको और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिंकोना बार्क को लेते हैं। एक्सट्रैक्शन में सिंकोना बार्क से सभी गुणशील पदार्थ जैसे क्वाइनाइन और अन्य अल्कलॉइड्स, टैनिन्स आदि को निकाले जाते हैं और आइसोलेशन में इसमें से सिर्फ किसी एक जैसे क्वाइनाइन को मिश्रण से शुद्ध रूप में अलग किया जाता है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स लाइक स्टार्च, आगार और जेलेटिन। यह दवाओं में इस्तेमाल होने वाले सहायक पदार्थों की बनाने में मदद करता है, जैसे स्टार्च, अगर और जिलेटिन। जिनको पता नहीं फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स क्या होता है, उनको बता दूं। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स वे पदार्थ होते हैं जो दवाएं बनाने में मदद करते हैं। इनको दवाएं के साथ मिलाए जाते हैं, लेकिन खुद का कोई इलाज का असर नहीं होता। कहने का मतलब खुद दवाएं जैसे मरीज को ठीक नहीं करते। इनका काम होता है दवा को सही आकार, स्वाद, टिकाऊपन, घुलने की क्षमता और सुरक्षित रखने में मदद करना। इसके बाद है एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मरीन डिराइव्ड ड्रग्स फॉर न्यू बायोएक्टिव कंपाउंड्स which are used for cancer, bacterial infections and inflammation। यह समुद्री जीवों से मिलने वाली नई दवाओं की खोज और विकास में मदद करता है जो कैंसर, जीवाणु संक्रमण और सूजन के इलाज में काम आती हैं। आगे है preparation of cosmetics and personal care products from natural sources like aloe vera, नीम और टर्मरिक। यह प्राकृतिक चीज़ों जैसे एलोवेरा, नीम और हल्दी से सौंदर्य और देखभाल के चीज़ों बनाने में मदद करता है। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड पॉइजन्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस। यह फॉरेंसिक जांच में पौधों से बनने वाले जहरीले और टॉक्सिक पदार्थों की पहचान करने में मदद करता है।
आखिरी में दिया हूँ एनालिसिस ऑफ अडल्टरेंट्स इन हर्बल मेडिसिन्स। यह हर्बल दवाओं में मिलावट की जांच करने में मदद करता है, क्योंकि ज़्यादा फायदा पाने के लिए हर्बल दवाओं में कई बार मिलावट कर दी जाती है, जिससे वे कम असरदार हो जाती हैं या हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए इनकी शुद्धता की जांच करना जरूरी होती है। इस तरह फार्माकोग्नोसी केवल जड़ी बूटियों के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि नई दवाओं की खोज करना, हर्बल औषधियों की शुद्धता का जांच करना और चिकित्सा में उनके सही इस्तेमाल करना तक फैला हुआ है। यह फार्माकोग्नोसी प्राकृतिक औषधियों को सुरक्षित और असरदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब फार्माकोग्नोसी की स्कोप के आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। In the current era, pharmacognosy brings together traditional knowledge of medicines and modern scientific methods like thin layer chromatography, gas chromatography and spectrophotometry. इसका मतलब आजकल फार्माकोग्नोसी पुराने समय के औषधीय ज्ञान को नई वैज्ञानिक तकनीकों जैसे थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के साथ जोड़ रही है। इस पुराने औषधीय ज्ञान और नई वैज्ञानिक तकनीकों के मिलाजुली तरीका से नीचे दिए गए सब कुछ मुमकिन हो रहा है, जैसे कि द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एज सेफ इफेक्टिव मेडिसिन्स, प्राकृतिक उत्पादों को तलाश करना और उन्हें सुरक्षित और प्रभावी दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करना। द डिस्कवरी ऑफ न्यू कंपाउंड्स फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स, समुद्री जीवों और सूक्ष्म जीवों से नए कंपाउंड्स की खोज करना। The development of synthetic and semi-synthetic drugs, सिंथेटिक और सेमी-सिंथेटिक दवाओं का विकास करना। These improvements in pharmacognosy have been made possible due to development of chemistry, biochemistry and pharmacology. अभी हमने जो फार्माकोग्नोसी में 3 बेहतरीन बदलाव की बात की, वो सब संभव हो पाया है रसायन, जैव रसायन और फार्माकोलॉजी के विकास की वजह से। आज के लिए बस इतना ही। फार्माकोग्नोसी के अगले वीडियो में चैप्टर 2 जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, उसके बारे में अपने तरीके से बताऊंगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल सबलाइम केमर्जी को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।